पढ़ाई होगी 9 दिन। हाँ, 9 दिन जो है ना वो आपका ऐसे और ये होगा। ऐसा थोड़ी है कि छुट्टी हो जाएगा, छुट्टी नहीं देते हम लोग। उस 7 दिन में जो है आपका ऐसे और आंसर राइटिंग का क्लास होगा। तो उसमें ऐसे सबसे टफ हो जाता है ना, चाहे वो बीपीएससी दो चाहे यूपीएससी। तो ऐसे का क्लास होगा 7 दिन। कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे को किस तरीके से क्या करते हैं, टैकल करते हैं। तो क्लास नहीं बंद हो रही है, क्लास चलेगी। बस 7 दिन के लिए क्या चलेगा, ऐसे की क्लास। हाँ, इसी टाइम पर। होम फोबिया हो गया तुमको भी क्या? चलो, तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? आर्टिकल 25 से जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हम लोगों ने क्या किया था, देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? 29 और 30 को क्या बोलते हैं बताइए? फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। कौन सा है पांचवा फंडामेंटल राइट, क्या है? हाँ, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो लिखिए, आप लोगों को तो पता ही है ना? तो लिखो, पांचवा फंडामेंटल राइट संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है ना? तो अनुच्छेद 29 और 30 है ना, क्या बनाता है? एक और अधिकार बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो ही आर्टिकल है 29 और 30, जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना? तो लिखिए, है ना, देखो संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 लिखिएगा, एक टॉप, एक लाइन। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 है ना, 29 और 30 भारतीय राज्य की, भारतीय राज्य की, राज्य की विविधता को ध्यान में रखकर, है ना, विविधता को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर कुछ अधिकार, कुछ अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है, कुछ अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 29 और 30 है, आप देखोगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय एकता, क्या कुछ छूटा नहीं ना, क्या छूटा? प्रदान करता है, नागरिकों को प्रदान करता है। लास्ट में क्या है, नागरिकों को प्रदान करता है। तो आप देखोगे अनुच्छेद 29 और 30 को डालने के पीछे का मेन रीजन क्या था, कि जब देश आजाद हुआ है उस समय देश में क्या है, सांप्रदायिकता अपने चरम पर है। किस पर है? चरम पर है। और उस समय ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था कि क्या जो अल्पसंख्यक हमारे देश में रह जाएंगे उनको क्या बचाव का अधिकार, क्या उनको कोई अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसके तरह उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से बहुसंख्यकों को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि वही हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत सारा क्या था, तनाव था। बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें फैला रहे थे कि भारत में अगर आप रहिएगा तो अल्पसंख्यक जो आबादी है उसको अधिकार नहीं मिलेंगे, बहुसंख्यक आबादी क्या करेगी, है ना, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेगी। तो हमारे संविधान में आप देखोगे अनुच्छेद 29 और 30 को डालने का महत्व ये है कि अल्पसंख्यकों को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे जब 29 और 30 तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ हम बहुसंख्यकों को भी संरक्षित कर रहे हैं अनुच्छेद 29 के माध्यम से, और अनुच्छेद 30 के माध्यम से किसको संरक्षित कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को। तो जो सांप्रदायिकता का पूरा एक क्या था, माहौल था, उसमें उसको कम करने के लिए, अल्पसंख्यकों के मन में ये कहीं ना भावना हो कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा, इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आप देखोगे अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। तो जो भारत की विविधता थी, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे थे, उसमें से कुछ लोग बहुसंख्यक हैं और कुछ क्या हैं, अल्पसंख्यक।
तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में उसको सुरक्षित करने का काम कर रहा है कौन? अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है ना, ये चीजें। तो अगर लिखना चाहते हो भूमिका में तो एक और पॉइंट बना लो, लिख लो, लिखो कि संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय देश में न सिर्फ संविधान के समय देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता, देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, सांप्रदायिकता एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ी समस्या थी, बल्कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के बीच, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के बीच इस बात की भी चिंता थी, इस बात की भी चिंता थी कि कहीं उन्हें बहुसंख्यक प्रभुत्व, कहीं उन्हें बहुसंख्यक प्रभुत्व, कहीं उन्हें बहुसंख्यक प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस, है ना। बहुत सारे देशों में क्या देखने को मिलता है कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट करने का मतलब कि कहते हैं कि बहुसंख्यक बहुसंख्यक प्रभुत्व, 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 है ना। तो प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब डोमिनेट करना, मतलब जो हम चाहेंगे वही होना चाहिए, आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। तो अल्पसंख्यकों के मन में क्या था कि कहीं हम अगर भारत में रहते हैं तो कहीं बहुसंख्यक हमारे ऊपर दबाव ना बनाए। तो मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? बहुसंख्यक प्रभु। दबाव का सामना तो, और दबाव का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बहुसंख्यक प्रभुत्व और दबाव का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि अल्पसंख्यकों के मन में अपने क्या है, आशंकाएं हैं कि अगर हम भारत में रहते हैं तो जो बहुसंख्यक आबादी है कहीं हमें डोमिनेट ना करे। दूसरा, सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। भाषाई अल्पसंख्यक भी हमारे देश में है, उनको अपना डर था कि कहीं हिंदी थोप ना दिया जाए हमारे ऊपर, है कि नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें उस समय क्या थी, देश के सामने थी। और संविधान सभा उस समय क्या बना रहा है? भारत का संविधान। तो आप देखोगे उसका असर दिख रहा है किसके ऊपर? अनुच्छेद 29 और 30 के ऊपर। तो ये सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए आप देखोगे अनुच्छेद 29 और 30 का क्या किया गया, को फंडामेंटल राइट के जरिए जनता को प्रदान किया गया। ठीक है ना, ये चीजें। अब लिखना अनुच्छेद 29। देखते हैं कि किस तरीके से जो बहुसंख्यक आबादी का जो डोमिनेंस का डर था उसको जो है दूर करने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। ठीक है, अब अनुच्छेद 29 लिखिए, है ना। क्या लिखोगे? डैश दे करके। क्या है? भाषा, है ना। क्या लिखोगे? भाषा, भाषा, लिपि, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण। भाषा, लिपि एवं संस्कृति, एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। यही है ना कि जिस भी समुदाय की अपनी एक खास भाषा है, लिपि है या फिर संस्कृति है, उसे उनको बचाने का क्या है? अधिकार होगा, है कि नहीं। उनको उसे बचाने का क्या होगा? अधिकार। ठीक है ना। तो लिखिए जरा, इसको लिखते हैं, एलोबरेट करते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 29 का हेडिंग तो दे दिया। अब अनुच्छेद 29 में लिखोगे अंडर ब्रैकेट 1 करके। अनुच्छेद 29 अंडर ब्रैकेट 1, जो क्लॉज नंबर 1 है वो क्या कहता है?
उसके नीचे अनुच्छेद 29 क्लॉज नंबर 1। ठीक है, तो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में रहने वाला कोई भी क्या है, नागरिक है, समुदाय है, उसकी अपनी एक खास क्या है, भाषा है, लिपि है या फिर क्या है, संस्कृति है, उसे उसकी रक्षा करने का क्या होगा, अधिकार होगा। और उसके कारण ही आप देखोगे कि अंडमान निकोबार में जारवाज को हमने अकेला छोड़ रखा है कि उनके इलाके में कोई जा नहीं सकता, या फिर जो सेंटिनलीज हैं उनको हमने क्या छोड़ रखा है, अकेला, कि आप वो जैसा चाहते हैं उस तरीके से क्या करें, रहें। तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, है ना, जिनकी संस्कृति को बचाने के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं और हम उनकी मदद करते हैं ना, कि हम उन पर कोई फोर्स डालते हैं कि तुम अब उस चीज को छोड़ करके नई चीजों को क्या कर लो, अपना लो, है कि नहीं, ये चीजें। तो लिखते हैं इसको, लिखो क्या है, डैश देके लिखना कि भारत के राज्य क्षेत्र, लिखिए भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को या उसके किसी अनुभाग को, नागरिकों को या उसके किसी अनुभाग को, अनुभाग को, अनुभाग मतलब उसका एक पार्ट है ना, ऐसे अनुभाग को, जिसकी जिसकी अपनी विशेष भाषा, जिसकी अपनी विशेष भाषा, कौमा लिपि, विशेष भाषा, कौमा लिपि और संस्कृति है, विशेष भाषा, लिपि है ना, या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, होगा। तो तीन चीजें यूज की ना, भाषा, लिपि और क्या है, संस्कृति, है ना। तो हम, मैंने कहा का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो तीन वर्ड यहां पर यूज किए गए, भाषा, लिपि और क्या, संस्कृति। तो मैंने कहा कि कुछ लोग क्या थे, सांस्कृतिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, जैसे आदिवासी हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो क्या है, सांस्कृतिक आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक है कि नहीं, क्योंकि वो आदिवासी हैं और गैर आदिवासियों से उनको क्या लगता है कि हमेशा वो, उनको लगता है कि वो आकर के क्या करेंगे, हमारे संसाधनों को लूटेंगे, है ना। तो सांस्कृतिक आधार पर जो क्या है, अल्पसंख्यक हैं, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, है ना। तो भाषा और लिपि अपनी एक खास लिपि होगी, तभी तो आपकी क्या होगी, खास लिखने का और पढ़ने का क्या होगा, स्टाइल होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो भी क्या है, किसी भी अनुभाग के पास क्या है, एक अपनी एक खास भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे उनके रक्षा करने का क्या है, अधिकार है। तभी तो आप की जाती है, तो क्या कहा जाता है कि बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा में या फिर जो क्षेत्रीय भाषा में क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हमें इंग्लिश भी सीखना है, एक तरफ हमें हिंदी पढ़ना है, साथ ही साथ उस क्षेत्र की जो भाषा है बोलचाल की, उसको भी हमें क्या करना है, बचा करके रखना है कि नहीं रखना है। तो आदिवासी एरिया में जाओगे तो संथाली है, बोडोज अपनी भाषा बोल रहे हैं, गारो, खासी और जयंतियों की अपनी भाषा है, ठीक है ना। हर आदिवासी समुदाय की अपनी अपनी क्या है, एक भाषा है और संस्कृति है ना। सभी के संरक्षण करने का अधिकार उनको दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये चीजें तो याद रखिए, कोई डाउट इसमें। तो बोला कि भारत, आम भाषाएं बोले तो भारत में रहने वाला कोई भी नागरिकों का कोई समूह है जिसके पास क्या है, अपनी एक खास भाषा है, संस्कृति है या लिपि है, उसको उसकी रक्षा करने का क्या है, अधिकार है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी दिया गया है, या दोनों को दिया गया है। किसको दिया गया, दोनों को दिया गया, क्योंकि यहाँ पे नागरिक शब्द का उपयोग किया जा रहा है ना, निवासी नागरिक या उसके किसी अनुभाग। अब ये जो निवासी नागरिक और उसके किसी अनुभाग, ये दोनों शब्द को अगर मिला करके देखोगे तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि अनुभाग का मतलब क्या, कि कोई अल्पसंख्यक भी हो सकता है जो कम संख्या में क्या है, कम है, और बहुसंख्यक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक आबादी को जो है अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार
नहीं है। बहुसंख्यक आबादी को भी है और साथ ही साथ किसको है, अल्पसंख्यक आबादी को भी है, जिसकी अपनी एक क्या है, खास पहचान है। तो अपनी पहचान को बचाने का अधिकार दे रहा है कौन, अनुच्छेद 29। ठीक है ना। देखो भाषा क्या होता है, किसी भी इंसान का क्या होता है, पहचान होता है। जैसे आप बंगाली, तो बंगाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भाषा किसकी, उसकी क्या है, बंगाली भाषा है, गुजराती है। तो देखो संस्कृति और भाषा जो है ना सेंसिटिव होता है इंसान के लिए, क्यों, क्योंकि वो उसकी पहचान का क्या है, हिस्सा है। जैसे भोजपुरी बोलते हैं, किसी के मन में किसका, या तो यूपी का चित्र निकलेगा या फिर किसका निकलेगा, बिहार का, है कि नहीं ये चीजें। तो वो क्या है, आपकी पहचान से जुड़ा हुआ चीज है। अगर आपकी भाषा को खत्म कर दिया जाए, आपकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, तो आपकी पहचान भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तभी तो इतने सारे लद्दाख में लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाहरी आएंगे तो हमारी भाषा संस्कृति सब पर क्या होगा। आज ही पेपर में है ना कि वहां के लोग अपोज कर रहे हैं कुछ कंपनियों का, जो वहां पर आकर के माइनिंग वाइनिंग करना चाह रही हैं या फिर ये सब। तो अपोज करेंगे ना, क्योंकि उनके संसाधन है, उनका संसाधन अगर आप लूट लोगे तो संसाधन दोबारा कभी बनेगा क्या, नहीं ना। उनकी पहचान ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना ये चीजें। तो इस बात को नोट करके लिख लेना, है ना, नोट करके लिख लेना कि अनुच्छेद 29 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत, इसका दूसरा भाग भी है खैर, लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार, अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, प्रदान किए गए अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 29 के द्वारा दिया गया जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, अल्पसंख्यकों को भी और बहुसंख्यकों को भी। ठीक है ना ये चीजें, ठीक है। चलो, तो ये था अनुच्छेद 29 का पहला भाग। अब एक और इसका एक भाग है, इस लिख लेते हैं, अनुच्छेद 29 अंडर ब्रैकेट 2, अनुच्छेद 29 अंडर ब्रैकेट 2। ठीक है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 29, लिखते हैं पहले फिर समझते हैं, है ना। देखिए पहले लिखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कि राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में, द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से, प्रवेश से किसी भी नागरिक को, प्रवेश से किसी भी नागरिक को, नागरिक को केवल धर्म, केवल धर्म कौमा मूलवंश, धर्म मूलवंश, कौमा देके लिखना है, धर्म मूलवंश जाति, धर्म मूलवंश जाति कौमा भाषा, भाषा या इनमें से किसी, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर, या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, किसी के आधार पर वंचित नहीं किया
जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो क्या बोल रहा है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी जो शिक्षण संस्थान है वहां पर किस आधार पर, बोल रहा है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर कोई भी प्रवेश में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा होता है क्या, भाषा के आधार पर किसी को कॉलेज में एडमिशन लेने से रोका जाता है? नहीं ना। अभी 12 पास करके आए हो तो क्या भरना है, कॉलेज का फॉर्म भरना है, तो क्या मांगेगा, परसेंटेज। केवल शब्द यूज किया गया, केवल धर्म, भाषा, मूलवंश और जाति। तो आपसे जाति वाति के आधार पर नहीं उसको एडमिशन दिया जा रहा है ना। आपका परसेंटेज है और कट ऑफ परसेंटेज को आप पार कीजिएगा तब आपको उस कॉलेज में क्या मिलेगा, एडमिशन। तो मान लीजिए किसी कॉलेज ने रख दिया कि हम 80% से ऊपर वाले को क्या देते हैं, एडमिशन। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज है कि नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज है जहां पर आप 90% से ऊपर लगे तभी आपका क्या होगा। और 90% से ऊपर नहीं, अब तो 90% सबका आ रहा है, लगभग लगभग 99%, 98%, तब जाके आपको क्या मिलता है, कॉलेज मिलता है। या फिर नीट का एग्जाम होता है ना, वहां पर भी क्या है, जो आपका परसेंटाइल है उसके हिसाब से क्या मिल रहा है, कॉलेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव हो गया है कि नहीं। या फिर आप यूपीएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या है, जो स्कोर है उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, सिलेक्शन, है कि नहीं। हाँ, रिजर्वेशन होता है वो अलग चीज है, लेकिन वहां भी क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स होता है। रिजर्वेशन में भी क्या है, कट ऑफ मार्क्स है, उसके नीचे अगर आप रहिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, ये चीजें। तो यही कह रहा है कि आप कि कोई अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है ना, उससे कोई भी क्या ले रहा है, वित्त ले रहा है, या फिर उसके द्वारा वित्त पोषित है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आप प्रवेश में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रख सकते जो जाति, धर्म, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता हो, ठीक है ना, भेदभाव करता हो। इसलिए किया गया ताकि अल्पसंख्यकों को, है ना, प्रवेश लेने में किसी भी इस शिक्षण संस्थान में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 29 है। तो ये दोनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भी और क्या है, बहुसंख्यकों के लिए भी है, ठीक है ना, ये चीजें। तो अनुच्छेद 29 का अंडर ब्रैकेट 1 और अंडर ब्रैकेट 2, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये दोनों अधिकार, ये जो अधिकार हैं वो बहुसंख्यकों को भी मिल रहे हैं और किसको मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भी मिल रहे हैं। यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक को आप उसकी भाषा, उसके धर्म, उसकी जाति के आधार पर किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते जो क्या है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इसके अपवाद हैं, जैसे अभी हम लोग 29 पढ़ने वाले हैं तो इसका अपवाद आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अपवाद क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में क्या बहुसंख्यक उस तरीके से प्रवेश ले सकते हैं जिस तरीके से आम शिक्षण संस्थानों में लेते हैं। ये मन में क्या चल रहा होगा क्वेश्चन, उसका अंत कहाँ होगा, अनुच्छेद 30 में, ठीक है ना, ये चीजें। चलिए, इसमें कोई डाउट, सीधा सीधा अधिकार है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है। आते आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 30, है ना, अनुच्छेद 30, हेडिंग दीजिएगा अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 30 में भी क्लॉजेज है ना। तो अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1 क्या कहा गया, अब ये अल्पसंख्यकों के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। देखिए, देखो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों, है ना, वर्ड यूज कर लिया गया, कौन सा, अल्पसंख्यक। इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा, है ना, धर्म या भाषा, या भाषा पर आधारित हों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के, अपनी पसंद के, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने
स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1 साफ साफ कह रहा है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है हमारे एग्जाम में कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उसकी परिभाषा क्या है। तो कोई परिभाषा तो है नहीं, कहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक का परिभाषा क्या होता है। हम लोग बोलते हैं बस संख्या के आधार पर जो कम है वो क्या है, अल्पसंख्यक है। लेकिन संख्या के आधार पर तो बहुत लोग कम हो सकते हैं। हमारे संविधान में बस दो आधारों पर अल्पसंख्यकों की क्या है, बात होती है। एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक और दूसरा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, है कि नहीं। वर्ड यूज किया गया कि चाहे वे धर्म और भाषा के आधार पर हो। तो याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है सिर्फ दो आधारों पर अल्पसंख्यकों की क्या करता है, बात करता है ना। किस आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, और दूसरा क्या है, भाषा के आधार पर। अन्य आधारों पर अल्पसंख्यकों की बातें नहीं होती हैं। ये पता चला कि अलग अलग क्राइटेरिया निकाल लिए और सब बोलने कि हम भी क्या हैं, अल्पसंख्यक, है कि नहीं। हो सकता है ना कि 6 फीट वाले अपना एक अलग ग्रुप बना लिए, बोले हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 3 फीट वाले अपना अलग बना लिए कि हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं। गोरे लोग अपना अलग बना के घूम रहे हैं कि हम लोग भी क्या है, अल्पसंख्यक हैं। काले लोगों का अपना अलग ग्रुप बन गया कि हम भी रंग के आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक हैं। हो सकता है क्या ऐसा देश में, पता चला कि हर कोई कुछ ना कुछ आधार पर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक, और बोला कि हमको क्या दीजिए, आरक्षण। नहीं ना। तो अल्पसंख्यकों का मतलब भाषा के आधार पर, क्योंकि वो आपकी पहचान से क्या है, जुड़ा हुआ है। कैसे हो सकता है, मतलब लॉजिकली बोलो कि धर्म के आधार पर बहुसंख्यक है और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। हाँ हाँ, तमिलनाडु में रहने वाला हिंदू अपने आप को बोलता है, जाके थोड़ा पूछ पता पता करो तो वो द्रविड़ द्रविड़ संस्कृति को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। तो भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक है ना, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कैसे हो गए, है ना। वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर तो बहुसंख्यक है और भाषा के आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक है। तो तुम हिंदी भोजपुरी बोलता है, वो क्या बोलता है, तमिल, है ना। तो तमिल तभी तो वो बोलते हैं कि हिंदी को हमको थोपो नहीं, हम अपनी भाषा को क्या करेंगे, बचाने का काम करेंगे। तो हो सकता है कि कोई धर्म के आधार पर क्या है, बहुसंख्यक है। लेकिन वही बोल रहा है, तो एग्जाम्पल देना पड़ता है कि सर तमिलनाडु में जो लोग हैं, है ना, वो अल्पसंख्यक अपने आप को बोल सकते हैं, लेकिन किस आधार पर, भाषा के आधार पर। और उनको अपनी भाषा को बचाने का क्या है, पूरी तरीके से अधिकार है, ठीक है ना, ये चीजें। भाषा के आधार पर बहुसंख्यक का मुस्लिम, हाँ, तो उसको अपने धर्म को बचाने का अधिकार है। और क्या, भाषा तो उनकी बची हुई है, बहुसंख्यक है तो भाषा तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा का उनको क्या है, अधिकार है। मतलब इसको ऐसे समझना है कि जो भी अल्पसंख्यक है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे तुमने कहा कि सर ऐसे ऐसे अल्पसंख्यक, इसलिए सरकार ने क्या किया है ना। हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि 6 धर्मों को क्या दिया गया है, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का दर्जा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी मर्जी से अपने आप को क्या घोषित कर दें, अल्पसंख्यक, है कि नहीं, ये चीजें। तो इसीलिए तो ये जो कंट्रोवर्सी नहीं हो, इसे तो एक सरकार चुनी जाती है, और सरकार क्या होता है, करता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करके सारी चीजें निर्धारित करता है। तो कौन भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है या कौन धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, इसका भी डिटर्मिनेशन कौन करेगा, सरकार करेगी। तो जो एक्ट है उसके थ्रू क्या है, लिखवाएंगे अभी, उसके थ्रू क्या है, 6 धर्मों को क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक का दर्जा। तो सरकार ये तय करेगी ना, नहीं तो हम लोग तो अगर छोड़ दिया जाए तो सब ओबीसी बन जाए और सब क्या बन जाए, अगड़ी जाति। एक क्वेश्चन पूछता है सोशियोलॉजी में या फिर सोशल कि सांस्कृतिककरण का मतलब क्या है। तो पहले क्या होता था, जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपने आप को क्या दिखाती थी कि हम भी अगड़ी जातियों के बराबर हैं। लेकिन जब से आरक्षण का समय आया तो क्या देखने को मिला कि अब सब अपनी ओबीसी पहचान को बचाने में क्या है, जुटे हुए हैं। वो गर्व से कहते हैं कि हम क्या हैं, पिछड़े हैं। क्यों, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, आरक्षण। अब तो ये है कि जो ऊपरी जातियां हैं वो भी अपने आप को क्या बोल रही हैं कि हमको ओबीसी का क्या दे दो, दर्जा, ताकि हमको क्या मिल जाए, आरक्षण, है ना। तो अपने से अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे हो जाएगा। वो अगड़ी जातियां भी अपने आप को क्या बोल, उनको क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए।
तो ये सरकार तय करती है ना ये चीजें। तो संविधान कह रहा है ये सारा अधिकार किसको दिया सब आगे चल करके संविधान ने, सरकार ये तय करी कौन धार्मिक आधार पर और कौन भाषाई आधार पर क्या है अल्पसंख्यक है, सरकार ने तय भी किया है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में बस दो आधार पर अल्पसंख्यकों की चर्चा हो रही है, एक धार्मिक आधार पर और दूसरा क्या भाषाई आधार पर। और जो भी इन दोनों आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी धर्म और भाषा को बचाने के लिए क्या है एक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार होगा, जिसको हम दर्जा देते हैं किसका अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का। याद करो आप पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है ना। और शिक्षा के अधिकार में हमने क्या देखा था कि शिक्षा के अधिकार में क्या बोला गया था कि सरकार क्या करेगी जो गरीब बच्चे हैं पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो जो निजी हो है ना सरकारी हो, ऐसे प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो सरकार से नहीं ले रहे हैं अनुदान वो भी हो, सब पर क्या होगा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो आरक्षण हम लोग तय करेंगे उसको क्या करना होगा बच्चों को देना होगा। लेकिन वहीं से तो केस शुरू होता है क्या कि ये जो अधिकार है क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है या नहीं। तो वहां पे क्या लिखवाया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है सीटों की वो किस पर लागू नहीं होता है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर। क्यों नहीं लागू होता है क्योंकि अगर वो लागू कर दिया जाएगा तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की जो प्रकृति है जो उसका कैरेक्टर है वही क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि उसकी स्थापना क्यों की गई थी उसकी स्थापना या तो अपनी भाषा को बचाने के लिए किया गया था है ना या फिर अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए या फिर उसके मान्यताओं को बचाने के लिए किया गया था। वहां पर बाहरी बच्चों को अगर आप दे देंगे एडमिशन तो फिर जो पर्पस था वही पर्पस क्या हो जाएगा खत्म होता चला जाएगा है? हाँ इंडिया लेवल पर नहीं तो हम ऐसे हाँ ये हम समझ रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुला है ना उसमें यही सब क्वेश्चन आता है। तो सीधी सी बात है कि टोटल पॉपुलेशन में देखोगे ना ऐसे तो तुम बांटने लगोगे है ना तो फिर हर राज्य के लिए अलग अलग क्या बनाना पड़ेगा आपको रिजर्वेशन के लिए नियम बनाना पड़ेगा है कि नहीं। सही बात है कि किसी राज्य में कुछ क्या है जो अल्पसंख्यक है वो दूसरे राज्य में क्या है बहुसंख्यक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, खुल के बात करो है कि नहीं। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो क्या है वहां पर बहुसंख्यक, लेकिन बाकी के स्टेट में क्या है वो अल्पसंख्यक, यही ना कहना चाह रहे हो ठीक है ना। तो खुल के बात करते हैं ना ये सब चीजें, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ना फिर हर राज्य में अलग अलग क्या होता धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक बनाना पड़ता और क्या है SC ST का भी दर्जा खत्म होता ना। आप बोलते कि सर जो बोडोज हैं है ना वो उस राज्य में ST हैं लेकिन जब वो निकल करके जाएंगे MP या दिल्ली में तो वो क्या है ST नहीं है, तो फिर उसकी पहचान खत्म हो गई। जैसे ही वो अपने अरुणाचल प्रदेश से निकला उसकी पहचान खत्म हो जाएगी ना फिर तो कि वो ST नहीं रह जाएगा। ये सब दिक्कत होता ना। तो इसी दिक्कतों का सामना खत्म करने के लिए क्या किया गया नेशनल लेवल पर तय किया जाता है आबादी के अनुसार कि कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक टोटल आबादी ठीक है ना। ये चीजें समझ गया नियाज है ना, ठीक है समझ में आया। तो पॉजिटिवली सोचना है, संविधान हमें पॉजिटिव सोचने की क्या दे रहा है समझ दे रहा है। लेकिन जितना तोड़िएगा मडोड़िएगा तो उसकी गहरी बातों को आप समझ नहीं पाइएगा। जितनी भी चीजें संविधान में लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई ताकि कंट्रोवर्सी हमारे देश में हो ही ना, ठीक है ना ये चीजें। लेकिन जानबूझ करके लोग क्या करते हैं कंट्रोवर्सी करने का काम करते हैं, ठीक है ना ये चीजें। चलो तो ये था, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का क्या है, इसमें कुछ है चीजें हैं, ये चीजें हैं लिखवाऊंगा मैं। इसी में एक अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A है जो कम पूछता है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखिए तो अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A, ठीक है ना। आम भाषा में इसको लिखते हैं, मैं समझाता हूं क्यों किया गया था ये। तो इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सबसे पहले तो यही मेंशन करो कि इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो क्या था ये, लिखिए नीचे एक पॉइंट बना करके देखो। अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान, अल्पसंख्यक समूहों द्वारा स्थापित किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति, है ना, किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है। अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है ना, से संबंधित है। अब देखो इसको अगर कानूनी भाषा में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली 44वां संविधान संशोधन करके ये बात जोड़ दिया गया कि अगर मान लीजिए भविष्य में कभी कोई सरकार आएगी और वो अगर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की जो प्रॉपर्टीज है, उनको अधिग्रहण करने के लिए क्या बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तो वो हमेशा इस बात का ख्याल रखेगी कि उस कानून से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और दूसरा कि उनको बाजार रेट से कम रेट ना मिले। जैसे हो सकता है कि आपका जो शैक्षणिक संस्थान है ना, उसको सरकार क्या कर रही है, अधिग्रहित करना चाह रही है कि वो अब उसको क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो सरकार अगर उसको अधिग्रहित करती है, उसमें इंटरफेयर करती है, तो ऐसा ना हो कि सरकार कहीं उसका जो चरित्र है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का, उसको क्या कर दे, बदल करके रख दे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी सरकार, बस इसको इसलिए जोड़ा गया कि भविष्य में जो भी शैक्षणिक संस्थान है जो कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, उसके कैरेक्टर को सरकार किसी भी तरीके से चेंज ना करे। तो अगर मान लीजिए आप एक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं और वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, और उसको अधिग्रहण करने का क्या करेगी सरकार, अगर कानून बनाएगी तो उस कानून में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या है, उल्लंघन होता हो, हनन होता हो। तो इसको इस तरह समझना है कि अगर कभी सरकार किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के मामले में क्या करेगी, इंटरफेयर, उसका जमीनों का अधिग्रहण करेगी या उसकी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करेगी, अनिवार्य अधिग्रहण करेगी, तो वहां पर वो ख्याल रखेगी कि जो वो नियम बना रही है उससे अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो, है ना। जैसे मदरसे वगैरह हैं, मदरसों के लिए आप क्या बनाते हैं, बहुत सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन मदरसों के लिए जो आपने नियम बनाए हैं उससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मदरसों के लिए जो आपने नियम बनाए वो किस लिए बनाए हैं, ताकि मदरसों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका क्या है, क्वालिटी अच्छा हो। जैसे आप देखोगे कि मदरसों में पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आते हैं उनकी क्वालिटी, अब उनका एक मिनिमम एजुकेशन क्या कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है कि इससे अगर कम लेवल का अगर वो टीचर है तो मदरसों में पढ़ा नहीं सकता। या फिर मदरसों में भी आप देखोगे क्या किया गया है कि समय समय पर एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि वहां जो बच्चा पढ़ रहा है उस बस, है ना, समय समय पर एग्जाम होता है तो क्या होता है, बच्चा ध्यान से पढ़ता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें क्या है, नियम बनाए गए। तो अगर उसी तरीके से कभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिग्रहण को लेकर के कोई क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो वो कानून ऐसा होना चाहिए जिसे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन ना हो। इसको रट लेना है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि इसको जोड़ा गया था इमरजेंसी के बाद, है ना, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या कहता है, थोड़ा मैं डिटेल में लिखवा देता हूं, ठीक है ना, लिखो लिखो।
इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की, लिख लिया, किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के, किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब उसको एक्वायर करना, अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाने में, कोई कानून बनाने में, कोई कानून बनाने में राज्य यह सुनिश्चित करेगा, राज्य यह सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि तय की गई राशि, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि तय की गई राशि, तय की गई राशि बाजार मूल्य, बाजार मूल्य के तर्ज पर, तर्ज पर दी जाए, तर्ज पर दी जाए। पहली बात तो बोली गई कि अगर हम संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे जो कि किसका है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का है, तो औने पौने दाम पर नहीं अधिग्रहण करेंगे, उसको भी उस संपत्ति का वही मूल्य मिलेगा जो क्या है, बाजार रेट है, बाजार मूल्य उसको मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है। साथ ही लिखो, साथ ही ऐसा कानून, साथ ही ऐसा कानून, साथ ही ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों, साथ ही ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों, अधिकारों को ना तो रोकेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा, और ना ही निरस्त करेगा, ना ही निरस्त करेगा। ठीक है, तो बहुत पुराना कोई क्या है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, या कोई बहुत ही अच्छा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, और सरकार ने क्या किया, उसकी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि भविष्य में कोई सरकार आएगी और वो उस पूरी की पूरी शैक्षणिक संस्थान की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहेगा, एक्वायर करना चाहेगा, कि अब हम इसको क्या करेंगे, संचालित करेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी को जब वो एक्वायर करेगा तो उस शैक्षणिक संस्थान को भी वही मूल्य दिया जाएगा जो क्या है, बाजार मूल्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो कानून बनाया जाएगा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, वो कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, एक्वायर कर लिया, बाजार मूल्य आपको दे दिया, लेकिन एक्वायर जब किया तो उसकी प्रकृति को क्या कर दिया, चेंज। अब बोला कि उसमें हर तरह के बच्चे क्या करेंगे, आकर के पढ़ेंगे, अल्पसंख्यकों के भी और बहुसंख्यकों। तो उससे क्या होगा, जो पर्पस के लिए बनाया गया था वो विद्यालय, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म। तो आप अगर एक्वायर कर भी रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अगर हम अपने अंडर में ले रहे हैं उस शैक्षणिक संस्थान को, लेकिन उसकी प्रकृति को कोई चेंज ना हो, और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो वहां पर दिए गए थे, मतलब जो संख्या उनकी ज्यादा थी या उसका उपयोग करते थे, उसमें कोई भी कमी ना आए। तो सिंपली इसको इसी तरीके से क्या कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक कुछ है नहीं। बस सरकार ने एक तरीके से सीमा लगा दी है, किसके ऊपर, इस अमेंडमेंट ने क्या की है, एक तरीके से सीमा लगा दी है सरकारों के ऊपर कि वो अल्पसंख्यक
शैक्षणिक संस्थानों की प्रॉपर्टी को, है ना, बहुत आसानी से एक्वायर ना कर पाए। तो एक सीमा लगाया जा रहा है किसके ऊपर? सरकारों के ऊपर। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था? ऐड कर दिया गया था। लेकिन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है ना, ये चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? अनुच्छेद 30 का पहला भाग, जो क्या कह रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं? धर्म और भाषा के आधार पर वो अपनी धर्म और भाषा को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें। तो सिंपली रखते हैं इसको। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक होगा वो अपनी भाषा और धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर वो क्या कर सकता है? अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, जिसको दर्जा दिया जाएगा किसका? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होगा। ठीक है ना, उसी में एक क्लॉज जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1A। ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, अब इससे एक कंट्रोवर्सी निकल के सामने आ सकता है कि मान लीजिए मैं सरकार हूं और मैंने क्या किया? स्कूलों के लिए कोई योजना निकाली, है ना, कि हम हर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, है ना, हर स्कूल को 10-10 रुपया प्रदान करेंगे, है ना, ये चीजें। तो क्या ऐसा नियम बनाते समय हम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को भी समान रूप से वो पैसे का अनुदान देंगे, या यहां पर सरकार कोई भेदभाव कर सकती है? कर सकती है क्या? मैंने बोला कि आप दो स्कूल चला रहे हैं, एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है और दूसरा एक नॉर्मल स्कूल है, और मैंने आपको अनुदान दिया। मुझे अनुदान देना है कि हर स्कूल को हम क्या करेंगे? अनुदान देंगे, जिससे कि वो अपने अपने स्कूलों में क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। तो जो पैसा हम रिलीज करेंगे, क्या उसमें सरकार हम तुमको दे देंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कि तुम्हारा तो क्या था? अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान था, हम तुमको जो अनुदान नहीं देंगे। ऐसा कोई सरकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग आपको ये कह रहा है। वो कह रहा है कि राज्य जो है किसी भी अनुदान को देते समय क्या करेगा? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, भले वो मदरसा है कि नहीं, भले वो क्या है? किसी अल्पसंख्यक का शैक्षणिक संस्थान है, वो भाषा के आधार पर है या फिर धर्म के आधार पर है। लेकिन जब एक राज्य क्या करेगा? अनुदान वगैरह देगा शैक्षणिक संस्थानों को, नीतियां बनाएगा, तो नीतियां क्या होंगी? उसी तरीके से उस पर लागू होंगी जिस तरीके से अन्य शिक्षण संस्थानों पर लागू होती हैं। ठीक है ना, ये चीजें। तो राज्य कोई भेदभाव ना करे किसके साथ? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ। इसीलिए जोड़ा गया क्या? अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग। पहला तो वो कह रहा है कि जो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनके पास अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का क्या होगा? अधिकार होगा, जिसको हम दर्जा देते हैं किसका? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होगा। तो जैन धर्म के लोगों ने, है ना, बौद्ध धर्म के लोगों ने, इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या किया? जो कि माइनॉरिटी इस देश में, उन्होंने क्या किया? अपने शैक्षणिक संस्थान खोले, क्योंकि वो धार्मिक आधार पर क्या है? अल्पसंख्यक है। कोई आदिवासी ग्रुप हो सकता है जो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए या अपने लोगों को, है ना, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कर रहा है? अपने भाषाई आधार पर जो आदिवासी हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थान खोल रहा है। तो यह अधिकार दिया गया है किसको? अल्पसंख्यकों को। किसके तहत? अनुच्छेद 30 के पहले भाग के तहत। अब दूसरा भाग क्या कह रहा है? दूसरा भाग जो है राज्य को रोक रहा है कि वो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के साथ कोई भेदभाव ना करे। तो लिखते हैं अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 2। अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 2 क्या है ये? देखो, अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 2 क्या है? देखिए, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सरकार, इसमें कहा गया है कि सरकार, इसमें कहा गया है कि सरकार को सहायता देते समय, सरकार को सहायता देते समय, देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ, के साथ, के साथ
इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है और उसका प्रबंधन उनके पास है, और उसका प्रबंधन अल्पसंख्यकों के पास है, ऐसे लिखना, और उसका प्रबंधन अल्पसंख्यकों के पास है, और उसका प्रबंधन अल्पसंख्यकों के पास है ना। तो इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि वही ना, कि राज्य जो है कभी भी अगर कोई सहायता देगा किसको, शैक्षणिक संस्थानों को, तो वो इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि कुछ शैक्षणिक संस्थान क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों ने बनाया है, वहां पर सभी लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, तो हम जो सहायता देंगे वो इस स्कूल को नहीं देंगे, बाकी सारे स्कूलों को देंगे। तो ये जो अधिकार है वो जो दिया गया, वो क्यों दिया गया, ताकि एक राज्य जो है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ कोई भेदभाव ना करे, खास करके सहायता राशि देने के मामले में, तो जब बजट बनता है तो बजट में आपने रखा होगा कि हम स्कूलों के लिए क्या करेंगे, इस तरह का काम करेंगे, हम उसको सहायता राशि देंगे, क्या हुआ जी, और वो सोता ही रहता है ना, एक दिन आता है, फिर एक दिन सोता है, फिर दूसरा दिन आता है, फिर दूसरा दिन भी क्लास में सोता है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा, वो बाद में उस मैटर को हम लोग बाद में सुलझेंगे, ठीक है ना, पहले ये समझ लो। तो अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग क्या कह रहा है, अगर इसकी इसकी पीछे की भावना क्या है कि राज्य किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर के साथ क्या करे, भेदभाव ना करे, खास करके किसके मामले में, सहायता राशि देने के मामले में, ठीक है ना, ये चीजें। तो फंडिंग अगर की जा रही है राज्य के द्वारा तो फंडिंग सभी को इक्वली मिलनी चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, आप किसी रूल का वॉयलेशन कर रहे हैं तो आपको छांट दिया गया, वो अलग बात है ना। मैंने कहा कि तुम स्कूलों में जो है बेंच रखोगे तभी हम तुमको ये सहायता राशि देंगे, वही क्राइटेरिया अलग चीज है, लेकिन भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है इसीलिए हम तुमको सहायता राशि नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है क्या ऐसा, नहीं। तो अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग क्लियरली कह रहा है कि सहायता राशि देने के समय, है ना, राज्य सरकारें यानी कि राज्य जो है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीजें। तो कोई डाउट है तो बताओ, है ना। सीधा 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 जो है स्टेटमेंट है, बस इसको क्या है आपको समझना है। तो अनुच्छेद 30 अंडर ब्रैकेट 1 अल्पसंख्यकों को जो कि भाषा के आधार पर हो सकते हैं या फिर धर्म के आधार पर, उनको जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का क्या दे रहा है, अधिकार दे रहा है। और दूसरा अनुच्छेद 30 का दूसरा भाग क्या बोल रहा है कि जो राज्य है वो ऐसे संस्थानों के साथ कोई भेदभाव सहायता राशि देने के समय नहीं करेगा, ठीक है ना। अन्य आधारों पर की जा सकती है लेकिन इस आधार पर नहीं किया जा सकता। तो छोटा छोटा तो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 29 भी छोटा था, अनुच्छेद 30 भी छोटा था, लेकिन बार बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है, यहां से शुरू होगा कुछ प्रश्न, है ना, कुछ प्रश्न शुरू होंगे, ठीक है ना। और वो प्रश्न क्या है कि क्या राज्य द्वारा बनाए गए नियम जो स्कूलों के लिए बनाए गए हैं, क्या वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं या होंगे या नहीं होंगे, है ना, होंगे या नहीं होंगे। एक कंट्रोवर्सी यही है कि मान लीजिए बिहार राज्य ने कुछ नियम बनाया स्कूलों के लिए, है ना, कि स्कूलों में ये सुविधाएं होनी चाहिए, इस टीचर्स के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, एग्जाम समय पर होना चाहिए, आपका जो एफिलिएशन है वो ऐसे होना चाहिए, है ना, ये चीजें। तो अगर ये नियम बनाया गया है तो क्या ये नियम हर शैक्षणिक संस्थान पर लागू होगा या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। क्योंकि पहले ये ध्यान में रखना है कि का अधिकार क्या है कि अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान खोल भी सकते हैं और उनका प्रबंधन भी किसके पास होगा, अल्पसंख्यकों के पास होगा।
तो प्रबंधन किसके पास है? अल्पसंख्यकों के पास है। वो अपने नियम, प्रबंधन का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? नियम वगैरह बनाना, ठीक है ना, नियम वगैरह बनाना। तो कंट्रोवर्सी यही है कि राज्य द्वारा बनाए गए नियम जो हैं, क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से बाकी शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं? जैसे बोला गया कि बीएड किया हुआ टीचर ही क्या करेगा, अब स्कूलों में पढ़ाएगा, होगा ना, एक नियम बना दिया हमने। तो चाहे वो सब पर लागू हो रहा है कि नहीं? ये चीजें, टीचर का क्वालिफिकेशन है ना, हर साल आपको एग्जाम लेना ही पड़ेगा, समय पर लेना पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है ना। या फिर स्कूलों में सेफ्टी के लिए क्या किए गए, कुछ गाइडलाइन जारी किए गए कि आप वॉशरूम वगैरह ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट बनाएंगे, पीने का पानी साफ होना चाहिए, ये सब चीजें जो है। तो जो नियम बनाया जाएगा कि कौन, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, क्या वो इक्वली दोनों पर लागू होगा या लागू नहीं होगा? नहीं होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। तो जैसे तुमने बोला कि नहीं होगा, उस तरह से कोई बोलेगा होगा। यही तो क्या है, कंट्रोवर्सी है, जिसका अंत कौन करेगा? कौन करेगा? हमारी न्यायपालिका, ठीक है ना, ये चीजें।